पायलट को प्लेन एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर उतारना पड़ा जहां कुछ मिलिटेंट्स ने उन्हें बंदी बना लिया, मगर वो नहीं जानते थे ये मामूली सा दिखने वाला कमर्शियल पायलट असल में पहले रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके का डेडली सोल्जर था। असल में ये सब सिंगापुर के एक एयरपोर्ट से शुरू हुआ जहां ब्रोडी टोरेंस नाम का एक कमर्शियल पायलट अपनी बेटी से बात कर रहा था जो कनाडा में पढ़ती थी। और उसी दौरान ये बात सामने आती है कि आज ब्रोडी ट्राइबलेजर एयरलाइंस की एक फ्लाइट को उड़ाने वाला था जो कि टोक्यो के रास्ते से होते हुए सिंगापुर से होनोलुलु जा रही थी। अब कुछ ही देर में वो अपनी फ्लाइट के अंदर पहुंच जाता है और अपने केबिन क्रू से मिलता है। आज की फ्लाइट के लिए ब्रोडी का को पायलट सैम्यूल डेल नाम का एक लड़का होता है और उस फ्लाइट की हेड एयर होस्टेस थी बोनी लेन। असल में ब्रोडी की वाइफ की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी और काम की वजह से वो सिंगापुर में ही रहता था, जबकि उसकी बेटी स्कूलिंग के लिए कनाडा में। वो लोग काफी टाइम में एक दूसरे से मिल पाते थे, इस वजह से वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। खैर अब इंट्रोडक्शन के बाद ब्रोडी बोनी से सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट में अच्छे से बिठाने के लिए कहता है। तभी अचानक बोनी उसे लॉबी में आने के लिए कहती है। लॉबी में उसे RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का एक ऑफिसर मिलता है। वो ब्रोडी से कहता है कि उसे एक होमिसाइड क्रिमिनल लुइस गैस्पर को कनाडा लेकर जाना है। अब ये सुनकर पहले तो ब्रोडी को ठीक नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही उस फ्लाइट में पैसेंजर्स कम थे, इस वजह से सभी का ध्यान उस आदमी की तरफ जाएगा। बट ऑप्शन ना होने की वजह से ब्रोडी मान जाता है। फ्लाइट शुरू होने से पहले एक आदमी पायलट्स को उनका रूट दिखाने के लिए आता है, जहां ब्रोडी देखता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहां का मौसम काफी खराब है, इसलिए वो दूसरे रूट से जाने का सजेस्ट करता है। बट तभी वो आदमी कहता है कि फ्लाइट में पैसेंजर्स कम है और दूसरे रास्ते से जाने पर 18,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होगा, इस वजह से उन्हें इसी रास्ते से मैनेज करना होगा। खैर इन सब के बाद वो लोग फाइनली सभी पैसेंजर्स को रूल्स बताते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। अब लुइस को फ्लाइट में सबसे पीछे वाली सीट पर बिठाया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके हाथ में लगी हथकड़ियां नोटिस कर ली थी। तभी कुछ लड़कियां लुइस के साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश करती हैं, जिस पर वो ऑफिसर तुरंत उन्हें मना करता है। खैर फ्लाइट खाली होने की वजह से बहुत से पैसेंजर्स को अपग्रेडेशन भी मिल गया था और फिलहाल धीरे धीरे फ्लाइट तूफान के ऊपर पहुंच जाती है। एयर होस्टेस अपना काम करने में लगी हुई थी कि तभी प्लेन को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे पैसेंजर्स का सामान गिर गया था। अब यहाँ ब्रोडी फटाफट प्लेन का कंट्रोल स्टेबल करके सैम्यूल को दे देता है और खुद पैसेंजर्स को चेक करने के लिए चला गया। वो सभी से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है और उन्हें श्योरिटी देता है कि प्लेन सेफ है। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी अचानक प्लेन को एक और शॉक लगता है, जिससे ब्रोडी का सर प्लेन की एक रैक से टकराने की वजह से उसका ब्लड बहने लगा, पर वो अपने आप को संभालता है और वापस से अपनी सीट पर आ गया। यहाँ सैम्यूल उसे बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से उनके कॉन्टैक्ट बेस से नहीं हो पा रहे हैं और तूफान में उनका एक रेडियो काम नहीं कर रहा है और इस झटके की वजह से प्लेन की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। ब्रोडी ने जब कंट्रोल संभाला तो उसे समझ आया कि असल में प्लेन को लाइटनिंग ने हिट किया है, जिस वजह से उनके सारे सिग्नल टूट चुके हैं और वो लोग एक बुरे तूफान में फंस चुके हैं। और सिग्नल टूट जाने की वजह से वो लोग सिर्फ बैटरी का यूज कर रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके पास लैंडिंग के लिए बस 10 मिनट थे। अगर 10 मिनट में उन्होंने लैंडिंग नहीं कराई तो प्लेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तब वो लोग सभी पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। वहीं ब्रोडी ने भी सैम्यूल से 10 मिनट का टाइमर लगाने के लिए कह दिया था। तब वो लोग मैनुअली अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तूफान की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब ब्रोडी अपना एक्सपीरियंस यूज करता है और सबसे पहले उस फ्लाइट को तूफान से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तूफान से निकलते वक्त प्लेन को काफी झटके लग रहे थे। उस वक्त लुइस का ऑफिसर फोन पर किसी को टेक्स्ट कर रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से फोन गिर गया, जिसे उठाने के लिए उसने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। तब एयर होस्टेस उसे लगातार बैठ जाने के लिए कह रही थी, पर वो उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद अचानक प्लेन को एक और झटका लगता है, जिससे उस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई। खैर इसी के साथ ब्रोडी फ्लाइट को तूफान से बाहर निकालने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उनके पास टाइम बचा था सिर्फ 3 मिनट का। उनके सामने बस समुद्र था, यहाँ तक कि आसपास के एयरपोर्ट तक पहुंचने का भी उनके पास टाइम नहीं था। इस वजह से ब्रोडी सैम्यूल को पानी पर ही लैंड करने के लिए कहता है, जो कि काफी रिस्की था, क्योंकि समुद्र में लहरें काफी तेज उठ रही थी और ऐसे में लैंड करने का मतलब था कि 60% मौत की तरफ जाना है। पर टाइम खत्म हो रहा था, इस वजह से वो प्लेन को लैंड करने के लिए नीचे लेकर आते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें वहाँ एक आइलैंड दिखता है, जिससे ब्रोडी तुरंत प्लेन को उसकी तरफ मोड़ लेता है। तब सैम्यूल भी लैंडिंग की तैयारी करने लगा, लेकिन प्रॉपर लैंडिंग एरिया ना होने की वजह से वहाँ लैंड करना भी काफी रिस्की था। खैर ब्रोडी यहाँ एक बार फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ फाइनली फ्लाइट को एक अच्छी लैंडिंग करवा देता है, जिससे सभी पैसेंजर्स की जान बच जाती है। लेकिन प्लेन में इतनी ओवरहीटिंग हो चुकी थी कि उसमें शॉर्ट सर्किट होना चालू हो गए, जिस वजह से ब्रोडी सभी लोगों को प्लेन से बाहर निकलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ट्रेलब्लेजर एयरलाइंस के हेडक्वार्टर में एयरलाइंस का ओनर टेरी उस फ्लाइट के बारे में अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था, जिसके बाद वो रेस्क्यू एक्सपर्ट डेविड को बुलाता है। तब डेविड सबसे पहले उस आदमी को डांटता है जिसने फ्यूल बचाने के चक्कर में उस फ्लाइट को ऐसे मौसम में भेजा, क्योंकि ये बहुत रिस्की था। खैर अब डेविड टेरी से एक प्राइवेट गार्ड्स की टीम को हायर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो प्लेन फिलीपींस में गायब हुआ था और उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रोडी और सैम्यूल प्लेन को चेक करते हैं और समझ जाते हैं कि लाइटनिंग के बहुत तेज गिरने की वजह से प्लेन के डिवाइसेस पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और वो लोग इतने बड़े रेडियस में खोए हैं कि उन्हें बिना किसी सिग्नल के ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। तब सैम्यूल ब्रोडी को एक बात बताता है। वो उससे कहता है कि वो लोग अभी जिस आइलैंड पर हैं, यहाँ एक गैंग का कब्जा है और ये इतने खतरनाक है कि गवर्नमेंट भी उनकी मदद नहीं कर पाएगी अगर वो पकड़े गए, जिसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। तभी बोनी वहाँ पर आती है और बताती है कि उसने बॉडीज को छोड़कर सारा सामान प्लेन से नीचे उतार लिया है और उस प्लेन में 2 लोगों की डेथ हुई थी, एक उस ऑफिसर की और दूसरा एक एयर होस्टेस की, जो उसकी जान बचाने के लिए आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर उन सभी का बनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि बाद में दुनिया के बाकी लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। खैर अब वो अपनी वीडियो में लुइस को भी लेने लगता है, बट लुइस को ये बात पसंद नहीं आती, इस वजह से वो उस पैसेंजर को वहाँ से भगा देता है। वहीं न्यूयॉर्क में टेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताता है कि उस फ्लाइट से उनका कनेक्शन टूट गया है, लेकिन वो जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। अब जब ब्रोडी की बेटी ये न्यूज देखती है तो वो काफी परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ ब्रोडी एक नॉर्मल इंसान के कपड़े पहन लेता है और सभी पैसेंजर्स को बताता है कि जब वो प्लेन लैंड करवा रहा था तब उसने एक बस्ती को देखा था, जिसका मतलब था कि शायद 1% वहाँ के लोगों के पास रेडियो हो सकता है और अगर उन्हें एक बार एयरलाइन से कांटेक्ट करने का तरीका मिल गया तो रेस्क्यू टीम वहाँ आसानी से पहुंच जाएगी। इस काम के लिए वो अपने साथ लुइस को ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इससे बाकी पैसेंजर्स भी सेफ रहेंगे। अब ब्रोडी लुइस की हथकड़ी खोल देता है और वो दोनों जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में लुइस बताता है कि वो पहले एक आर्मी ऑफिसर था, पर तब वो सिर्फ 18 साल का था, जिस वजह से वो एक साजिश का शिकार हो गया और अब उसका ये हाल है। खैर ब्रोडी से बात कर ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि लुइस वहाँ से जा चुका है। तब वो उसे ढूंढने के बजाय आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो बिल्डिंग उस वक्त बिल्कुल खाली थी। तभी अचानक से ब्रोडी को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ फोन्स दिखाई दिए। तब वहाँ पहुंचने पर वो सबसे पहले इमरजेंसी एयरलाइन नंबर पर कॉल करता है, बट
बट यहाँ जो लेडी कॉल उठाती है उसे लगता है कि एक फ्रॉड कॉल है, क्योंकि इस तरह की कॉल्स उसे सुबह से आ रही थी। ब्रोडी उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उसका कैप्टन का नंबर नहीं होता। इस वजह से वो लेडी उसकी बात नहीं मानती। खैर वो अपनी बेटी को कॉल करने का डिसाइड करता है। तब वो अपनी बेटी को कॉल करके बताता है कि वो एक आइलैंड पर फंसा हुआ है जो कि फिलीपींस के पास है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी अचानक से एक आदमी आकर ब्रोडी पर पीछे से हमला कर देता है। तब ब्रोडी और उसके बीच में काफी लड़ाई होने लगी। इसी बीच में वहाँ का कम्युनिकेशन डिवाइस भी टूट गया, लेकिन आखिर में ब्रोडी ने उस आदमी को मार दिया। तभी अचानक से ब्रोडी को किसी की आवाज सुनाई दी। तब वो उस आवाज को सुनकर एक टेबल के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती में मौजूद उस गैंग का लीडर डाटू को भी इस प्लेन के बारे में पता चल गया था। तब वो अपने आदमियों को उस प्लेन को चेक करने के लिए भेजता है कि उस एयरक्राफ्ट में कितने लोग थे। वहीं न्यूयॉर्क में डेविड ने अपने कुछ गार्ड्स को हायर किया हुआ था, जिन्हें वो कुछ पैसे देकर उस आइलैंड की तरफ रवाना कर देता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी को बचाना था तो यही एक सबसे सही तरीका था। फिलहाल आइलैंड पर फंसा ब्रोडी देखता है कि एक गन लिए वो आदमी उस रूम में आया हुआ है, लेकिन ये आदमी और कोई नहीं बल्कि लुइस था, जो कि उसकी मदद करने के लिए आया था। लुइस ने बाहर मौजूद दो गार्ड्स को पहले ही मार दिया था। इस सब के बाद वो लोग उस बिल्डिंग में और भी डिवाइसेस को चेक करने के लिए जाते हैं। इसी बीच वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर कैमरा था और बहुत सा खून जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तब ब्रोडी को वहाँ पर कुछ लोगों के पासपोर्ट्स भी मिले। तभी अचानक से लुइस उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसे देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग में कुछ लोग थे जो कि अपना नाम बता रहे थे और साथ ही पैसों की मांग भी कर रहे थे। असल में उस गैंग के मेंबर्स का यही काम था कि वो लोगों को किडनैप करते थे और फिर बाद में उनकी फैमिली से पैसे मांगते थे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी वो उन लोगों को मार देते थे, जिसका मतलब था कि वो लोग उस आइलैंड पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ये सब कुछ पता चलते ही ब्रोडी तुरंत ही प्लेन के बाकी पैसेंजर्स के पास जाने के लिए भागता है। तब लुइस भी उसके साथ जाता है, लेकिन तब तक उस गैंग के मेंबर्स प्लेन के पैसेंजर्स के पास पहुंच चुके थे। जब पैसेंजर्स को बहुत सी कार्स अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी तो उन्हें लगा कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन सैमुअल को पता था कि यहाँ रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी नहीं आ सकती। और तभी गैंग के सभी मेंबर्स वहाँ पहुंचते ही गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर गए थे। हालांकि ब्रोडी भी वहाँ जाना चाहता था, लेकिन लुइस उसे रोक लेता है। फिलहाल गैंग के लोग पैसेंजर्स की लिस्ट मांगते हैं, जो कि बोनी उन्हें दे देती है, जबकि ब्रोडी और लुइस दूर से इन सबको देख रहे थे। अब वो लोग सभी पैसेंजर्स को अपने पासपोर्ट्स देने के लिए कहते हैं। इस बीच उनमें से एक पैसेंजर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब उस गैंग के मेंबर तुरंत ही उसे गोली मार देते हैं, जिसके बाद वो उसके साथ आए लड़के को भी चाकू से मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर बाकी पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वहीं ब्रोडी अपने लोगों को बचाना चाहता था, पर लुइस उसे जाने नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लोग भी उनके पास गए तो वो भी उनका यही हाल करेंगे। खैर अब इस सब के बाद वो लोग उन सभी लोगों को एक वैन में बिठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं, जबकि उन गैंग मेंबर्स में से दो लोग वहीं रुक गए थे। और बाकी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद तब ब्रोडी और लुइस जंगल से निकल कर आते हैं। तब वो उन दो आदमियों में से एक को मारकर दूसरे से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आखिर डाटू उन्हें कहाँ लेकर गया है। पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन कुछ देर बाद वो बताता है कि डाटू उन्हें नदी के पास एक घर में लेकर गया है, जिसके बाद वो उन्हें बोट से कहीं लेकर जाने वाला है, जो जानकर ब्रोडी काफी ज्यादा परेशान हो गया। तब वो लुइस से कहता है कि वो अपने पैसेंजर्स को बचाने जा रहा है और लुइस अगर चाहे तो वो वहाँ से जा सकता है, क्योंकि वो उससे अपने साथ आने की उम्मीद नहीं करता। जिसके बाद वो प्लेन में जाकर एक मार्कर से व्हाइट टी शर्ट पर एक नोट लिखता है। साथ ही लुइस ब्रोडी से कहता है कि उसने रेस्क्यू टीम से मदद तो मांगी है, तब वो उनका वेट क्यों नहीं कर रहा। इस बात पर ब्रोडी कहता है कि उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो रेस्क्यू टीम पर भरोसा नहीं कर सकता। खैर इस सब के बाद लुइस और ब्रोडी पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी सैटेलाइट से उस प्लेन की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि ब्रोडी की बेटी ने भी उनकी कन्वर्सेशन के बारे में उन लोगों को बता दिया था। जिसके बाद डेविड की टीम वहाँ आ जाती है, बट उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं होता। उन्हें कुछ पैसेंजर्स की लाशें मिलती हैं और ब्रोडी का लिखा हुआ वो नोट जो कि वो टी शर्ट पर लिखकर गया था, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लिया गया है। अब ब्रोडी और लुइस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उस गैंग ने सभी लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। वो लोग एक एक करके सभी पैसेंजर्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब धीरे धीरे ब्रोडी और लुइस पीछे के रास्ते से जाते हैं और कुछ लोगों को मारकर पैसेंजर्स तक पहुंच गए। वो उन सभी के हाथों की रस्सियां काटते हैं, जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को एक वैन में बैठा देते हैं और वैन को प्लेन की तरफ ले जाने की सोचते हैं। लेकिन तभी लुइस बताता है कि वहाँ बहुत से लोगों के पास गन्स हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब ब्रोडी कहता है कि वो कैप्टन है और अगर वो वहाँ जाएगा तो लोग उस पर ध्यान देंगे और मौका मिलते ही बाकी के लोग भी वहाँ आ सकते हैं। अब ये प्लान अच्छा तो नहीं था, बट इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तब ब्रोडी बिना गन के उन लोगों के पास जाता है और उन्हें बातों में उलझाने लगा, लेकिन उसकी बातें डाटू और बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती। इस वजह से वो उसे मार देने का डिसाइड करते हैं। हालांकि डाटू का प्लान तो कुछ और ही था, क्योंकि वो कैप्टन को इतनी आसानी से नहीं मार सकता था, क्योंकि कैप्टन उसके लिए काफी जरूरी था। लेकिन तभी अचानक से काफी सारी गोलियां चलने लगती हैं, क्योंकि डेविड की भेजी हुई गार्ड्स की टीम वहाँ पर आ चुकी थी और वो लोग उस गैंग के काफी सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद वो पैसेंजर्स को बस में बिठाकर वहाँ से निकल गए। इस गैंग के लोग इतने ज्यादा खतरनाक थे कि फिलीपींस की गवर्नमेंट भी वहाँ नहीं आई थी। खैर अब रास्ते में जाते वक्त ब्रोडी गार्ड्स के लीडर से पूछता है कि रेस्क्यू टीम वहाँ कब तक आएगी, जिस पर वो कहता है कि लगभग 24 घंटे लग सकते हैं, यानी कि उन्हें अगर सर्वाइव करना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ जानकर ब्रोडी प्लेन के पास पहुंचता है और डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से प्लेन को उड़ाने की कोशिश करेगा, ताकि वो किसी पास के एयरपोर्ट पर लैंड करवा सके। ये आइडिया हालांकि किसी को भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि प्लेन की हालत पहले से ही काफी खराब थी। लेकिन इस वक्त उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डाटू अपने लोगों के साथ वहाँ पर आने ही वाला था। इसलिए वहाँ सभी गार्ड्स अपने हथियारों को सही करके पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाते हैं। और अब जैसे ही डाटू की आर्मी वहाँ पर आती है, वो लोग उन पर बुरी तरह से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जबकि सभी पैसेंजर्स फटाफट प्लेन में बैठ गए। और इसी के साथ गार्ड्स और गैंग में बहुत बड़ी जंग होती है। हालांकि डाटू के पास काफी ज्यादा लोग थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स अपने काम में बेहद एक्सपर्ट थे। उनमें से एक स्नाइपर भी था, जो कि डाटू के लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा था, जबकि लुइस तो पहले से ही एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। इस वजह से वो भी अपने आप में एक आर्मी था। इधर सारा सिस्टम ठीक करने के बाद ब्रोडी लुइस को गुड बाय कहता है, क्योंकि लुइस को फ्रीडम मिल गई थी। इस वजह से वो उनके साथ नहीं आ सकता था। खैर बारी थी टेक ऑफ की, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। ब्रोडी के पैर में गोली लग गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपना बेस्ट दे रहा था और उसके ऊपर चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी। तब सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी डाटू की आर्मी बहुत बड़ी थी। वो लोग बुरी तरह से उन पर हमला करते जा रहे थे और बहुत ज्यादा फायरिंग होने की वजह से बोनी और क्रू मेंबर्स एयरप्लेन के ओपनिंग्स को बंद नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से गोलियां अंदर तक आ रही थी। इसलिए सभी पैसेंजर्स
सर नीचे करके बैठे हुए थे। वहीं डाल्टो और उसके लोग अब ब्रोडी और सैमुअल को टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो दोनों पायलट्स थे। इस फायरिंग में ब्रोडी के कंधे पर भी एक गोली लग जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो प्लेन को टेक ऑफ करवाने की कोशिश करता रहता है। वहीं जब सभी लोग इंक्लूडिंग गार्ड्स भी प्लेन पर चढ़ जाते हैं तब लुइस सिक्योरिटी गार्ड से मिले पैसे लेकर वहां से भागने लगता है और फिलहाल उस गैंग में सिर्फ डाल्टो बचा था जो कि एक मिसाइल लेकर प्लेन की तरफ फायर करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी लुइस उस पर गोली चला देता है जिससे मिसाइल फ्लाइट के बगल से निकल जाती है। पर इसके बाद भी डाल्टो खुद एक मिसाइल लेकर डायरेक्टली प्लेन पर सामने से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक प्लेन का रनिंग एरिया कवर हो चुका था जिससे उसे मिसाइल फायर करने का टाइम नहीं मिला और प्लेन उसके ऊपर से निकल गया। अब फाइनली वो प्लेन हवा में था बट उनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था और सारे डक्ट्स खुले होने की वजह से वो लोग ज्यादा एल्टीट्यूड पर भी फ्लाई नहीं कर सकते थे। ब्रोडी किसी तरह प्लेन को आइलैंड से निकालकर समुद्र के ऊपर ले आता है, जिसके बाद वो डेविड से कांटेक्ट करके उससे पास के एयरपोर्ट के बारे में पूछता है जो कि लगभग 50 मील दूर था, जिस पर बड़ी मुश्किल से वो प्लेन पहुंच पाया। और अब सबसे मुश्किल टास्क था क्योंकि ब्रोडी को वहां प्लेन लैंड करवाना था, लेकिन टेक ऑफ के वक्त प्लेन के विंग टूट गए थे और साथ ही टायर भी टूट गए थे, जिसकी वजह से प्लेन काफी डिसबैलेंस हो गया। लेकिन ब्रोडी और सैमुअल किसी तरह से उस प्लेन की सेफ लैंडिंग करवा देते हैं, जिससे आखिर में सभी पैसेंजर की जान बच जाती है। लैंडिंग के बाद सभी लोग ब्रोडी को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसके बिना शायद वो नहीं बच पाते, लेकिन ब्रोडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब लुइस की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। खैर अब प्लेन से बाहर आकर ब्रोडी अपनी बेटी को कॉल करता है और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।